हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के प्रकरण प्रकाशिकी की सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले, यानी आज की वीडियो डेरिवेशन की वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन सबका आज इस वीडियो में खात्मा करने वाले हैं, क्योंकि पेपर में इससे एक ना एक डेरिवेशन 5 अंक की पूछ जाती है, 100% आती है। तो हमें अच्छे तरीके से एक बार इनका रिवीजन कर लेना चाहिए, जैसे ही पेपर में आए तो हम फटाफट कर सकें, क्योंकि वहाँ पर हमें भूलना ना पड़े। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी कि अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का निर्धारण। फिर पढ़ेंगे हम लेंस मेकर का सूत्र, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के लिए, और प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, इनमें से एक ना एक डेरिवेशन आपको 100% देखने को मिलेगी पेपर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना होगा। इसमें समझेंगे कि माना कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। ये क्या है, कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। इसको नाम दे देते हैं हम ओ, पी और क्यू। क्या है, माना कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसका नाम क्या है, ओ, पी, क्यू है, जिसकी वक्रता केंद्र क्या हो, जिसका वक्रता केंद्र क्या है, सी है। क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, सी एल। ऐसे आपको लिखते जाना है कि माना कोई अवतल गोलीय पृष्ठ ओ, पी, क्यू है तथा जिसका वक्रता केंद्र सी है, तथा इसके दो पृष्ठ, यानी इसको दो पृष्ठों में बांटा गया है। पहला पृष्ठ वायु, दूसरा कांच में, यानी एक विरल माध्यम और एक समतल माध्यम जिससे पृथक कर कर रखा हुआ है, जिसके अपवर्तनांक क्या है, n1 और इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। अब क्या होगा, इस लेंस के मुख अक्ष पर, लेंस का मुख है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है। मान लेते हैं क्या पढ़ोगे, पहले क्या लिखना है कि माना कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ ओ, पी, क्यू है, जिसे दो भागों में बांटकर रखा गया है, जिसका विरल माध्यम और सघन माध्यम, इसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम और सघन माध्यम में बांट कर रखा है। यानी यह कह सकते हैं वायु या कांच द्वारा इसको हम पृथक कर कर रखते हैं। ठीक है, तो इसके वक्रता केंद्र सी है तथा इसके मुख अक्ष पर कोई, मुख अक्ष के किसी बिंदु O पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश की पहली किरण, यानी प्रकाश किरण क्या होगी, ओ ए है। जिससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या है, क्या मान लेते हैं, ओ है। वो किस पर, बिंदु ए पर आपतित होती है। क्या होती है, बिंदु ए पर आपतित होती है। फिर आपने एक अपवर्तन पढ़ा होगा कि जब कोई आपतित किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है तो जब अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, ये इसमें क्या होता है, अभिलंब। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस पर भी हमें अभिलंब डालना होगा, क्योंकि ये आपतित किरण है, पृष्ठ अवतल पृष्ठ पर पड़ेगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हम क्या कर दें, तो यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या नाम दे देते, इसे क्या बनते, CAF क्या है, अभिलंब है। CAF क्या है, अभिलंब है। तो क्या हो जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुककर किसमें, AB दिशा में क्या हो जाएगी, ये अपवर्तित हो जाएगी। कि नहीं, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, AB किरण को, जो अपवर्तित किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर क्या करें कि पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु I पर मिलती है। क्या बोलती है, बिंदु I पर मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण, जिसे हम I से लिखते हैं। और फिर क्या होगा, जो अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण थी, और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, R होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण कहेंगे, यानी अपवर्तित कोण का जिसे हम R से लिखते हैं। तो ये दोनों कोण आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु A से मुख अक्ष पर क्या डालते हैं, लंब डाल देते हैं, जिसको हम कोई नाम दे देते हैं, AJ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि बिंदु, जो पृष्ठ है बिंदु, यानी AO के बीच बनने वाला कोण अल्फा, यहाँ पर बीटा कोण, और ये क्या मान लेते हैं, गामा कोण मान लेते हैं। छोटे छोटे कोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा कोण हम मान लेते हैं। बस इतना आपको पेपर में, यानी ये जो अब इस डायग्राम के बारे में लिखना होगा। छोटी सी भाषा है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं, अगर इनको हम दूरियां नापनी हो तो सभी दूरियां कहाँ से नापती जाती है, ध्रुव से। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती, वक्रता त्रिज्या होती है, इसे हम R से लिखते हैं। तो इसे R से लिखेंगे, जो कि अवतल पृष्ठ के सामने वाली सभी दूरियां माइनस में होती है, तो ये माइनस में हो जाएगी। और यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ से बिंदु O से क्या होगी, बिंदु P से I तक की दूरी क्या मान लेते हैं, तो आपकी क्या होगी, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी।
दूरी हो जाएगी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो ये भी किस में हो जाएगी, बी से, माइनस में। अब यहाँ से ध्रुव से ये क्या हो जाएगी, ओ वस्तु तक की दूरी, तो इसे हम यू से लिखते हैं, और ये भी किस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये सब दूरियाँ हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से पी से सी तक की दूरी, यानी पी सी बराबर क्या हो गया, आर हो गया। पी आई बराबर क्या हो गया, पी आई बराबर क्या हो गया, भी हो गया, माइनस के भी माइनस के आर। और पी ओ बराबर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, माइनस के यू। इनको ध्यान रखना है, बस इसमें इतना ही करना है हमें। अब चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखोगे आप कि पहले जो पृष्ठ के लिए यानी त्रिभुज ओ ए सी, पहला त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ओ ए सी से। तो इसमें देखेंगे कि त्रिभुज ओ ए सी से क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक कोण बन रहा है, क्या है, अल्फा। हमने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण उस त्रिभुज के बीच अंदर बनने वाले अंतः कोणों के योग क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो बाह्य कोण अंतः कोणों के योग क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो अल्फा और एक आई। पहले त्रिभुज की किसकी बात कर रहे हैं, ओ ए सी की। तो बाह्य कोण क्या हो गया आपका, गामा हो गया। तो गामा बराबर क्या होगा, अंतः कोण क्या होगा आपका, तो आई प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या बने इसे आई बराबर बनाए तो क्या हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा गामा माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आपका जो अल्फा हो जाएगा, यानी गामा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अल्फा इस साइड जाएगा तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे आप देखोगे दूसरे त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज आई ए सी के लिए क्या देखोगे, त्रिभुज आई ए सी से। तो इसमें भी वही है कि बाह्य कोण इसके बीच बनने वाले अंतः कोण के योग के बराबर हुआ। तो बाह्य कोण क्या है, गामा है, गामा बराबर क्या होगा, इनके बीच बनने वाला कोण कौन सा है, देखो एक तो क्या है आपका आर है, दूसरा क्या है बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। चूंकि हम आर का मान बना लेते हैं तो आर को यहीं रहने देंगे, और क्या हो जाएगा, ये बीटा गामा के पास जाएगा तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, यानी इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। जब हमें आई और आर का मान बन गया तो आपने स्नेल का सूत्र पढ़ा होगा, स्नेल का नियम पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे हम, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या पढ़ा हमने, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या पढ़ा हमने। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, माध्यम 1 से माध्यम में 2 में जा रही है। तो क्या होगा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक तो क्या होता है, n2 बटे n1 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मान लें इस गोलीय पृष्ठ यानी अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, पृष्ठ का व्यास क्या है, बहुत छोटा है, यानी ये बिंदु बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए व्यास है तो ये तो इसके समीप आ जाएगा, यानी तो ये क्या हो जाएंगे, तो इसके बीच जो बनने वाले यानी जो कोण होंगे साइन आई और साइन आर यानी ये भी क्या हो जाएंगे, छोटे। तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, तब क्या हो जाएगा, तब देखिए क्या हो जाएगा आपका कि साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इस फॉर्मूले की जगह क्या हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा, तो आई साइन आई की जगह क्या हो जाएगा आई, और आर की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, आर की जगह साइन आर की जगह क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, n2 बटे n1 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम कैंची गुणा कर लें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा कि n1 आई बराबर n2 r n1 आई हो जाएगा। ऐसे हम बना सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आई का हम यहाँ बना चुके हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो आई का मान क्या है हमारा, आई का मान क्या है यहाँ पर कि गामा माइनस अल्फा, और n2 बराबर यहाँ पर जो r का मान क्या है, गामा माइनस बीटा है। तो हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे n1 का गामा में, तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा n2 अल्फा गामा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा n2 बीटा हो जाएगा। देखिए कि जो आप क्या करें n1 जो अल्फ़ा बीटा को एक तरफ और अल्फ़ा गामा जो गामा को अलग तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि मान लीजिए हम क्या है, यहाँ पर जो n2 बीटा है इसको इसके पास ले आते हैं n1 अल्फ़ा के पास। तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, n2 बीटा किसका हो जाएगा, माइनस का, इस तरफ आएगा तो प्लस का, और यहाँ पर क्या है माइनस क्या है n1 अल्फ़ा है, तो ये एक तरफ हो गए। अब यहाँ आप क्या करें, इसको उस साइड पहुँचा दें, यानी n2
गामा है और उस साइड जो n1 अल्फा जाएगा गामा जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी n1 क्या हो जाएगा गामा। ऐसे अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसके पास भी गामा है, इसके पास भी गामा है, तो या तो गामा को कॉमन ले लें, यानी यहाँ n2 बट n2 माइनस क्या बचेगा n1 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा बच जाएगा। इस प्रकार आप ये बन जाएंगे। अब देखिए, अब हम क्या करें कि यहाँ पर देखेंगे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो इसकी कोण भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तब हम देखेंगे, तब एक चीज़ समझेंगे। तो हमें सिर्फ समझना है कि अगर हम मान लें कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा, ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 बीटा। इसको हम किस में 10 के रूप में ले लेते हैं फिर बीटा, और गामा बराबर क्या हो जाए 10 गामा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप बना लेंगे। तो तब हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो 10 बराबर क्या होता है, जो आपका लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंब की दूरी यहाँ पर मान लेते हैं हम एक h मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा, तो पहले अल्फ़ा के लिए कौन लेते हैं, तो अल्फ़ा के लिए यहाँ से त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा कितना कि लंब क्या होगा आपका ए जे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए जे हो जाएगा, और आधार क्या होगा जे से ओ तक की दूरी, यानी जे ओ हो जाएगी। या आप कह सकते हो यहाँ से आप दूसरे सकते हैं कि ए, अगर जे जब व्यास बहुत छोटा है तो जे भी बहुत इसके समीप आ जाएगा, यानी पी के, तो यानी जे पी क्या होगी आपस में बराबर होंगे। तब आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए जे बटे जे किसके पास आ जाएगा, पी के पास। तो या तो आप पी ओ लिख सकते हो, पी ओ लिख सकते हो कि नहीं। ऐसे ही तो हमने पढ़ा है कि ए जे क्या होगा, ए जे की दूरी कितनी मानी हमने h, और P से O तक की दूरी क्या मानी, पी ओ से दूरी क्या है माइनस के u, तो माइनस के u लिख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर 10 बीटा के लिए देखोगे, तो बीटा के लिए हम क्या माने, ये बीटा कौन है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो इसके लिए भी वही आ जाएगा ए जे हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा, आधार कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से जे आई तक जे आई हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं कि ए जे बटे क्या हो जाएगा, जो आपका जे पी के समीप है तो पी आई हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। तो ए जे एच है और पी आई कितना है माइनस के बी है। ऐसे ही आप 10 बीटा के लिए मान सकते हैं, बीटा के लिए यानी 10 गामा के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर सेम देख सकते हैं, तो ए जे हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी पी, यानी पहले तो लिख सकते हैं जे सी हो सकती है, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए जे बटे क्या होगा पी सी हो जाएगी। यानी यहाँ पर ए जे आपने पढ़ा है कि कितना है एच है, और जो आपका पी सी कितना है माइनस के आर है। इस प्रकार ये बन जाएंगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सब के जो मान हमने यहाँ पर बनाए हैं वो यह समीकरण, यानी आपको इस समीकरण कोई नाम देते हैं, समीकरण 3 नाम देते हैं, इसमें हम रख देते हैं। तो यानी सॉरी यहाँ पर ये समीकरण 3 नाम देते हैं, इसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n2 समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से। तो n2 बी जो बीटा की जगह हमें क्या लिखना है, बीटा की जगह क्या लिखना है h बटे माइनस के v, ठीक है। बीटा का मान है माइनस n1, फिर क्या हो अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है h बटे माइनस के u बराबर क्या हो जाएगा आपका गामा, गामा की जगह क्या लिखना है हमें h बटे माइनस के r, और क्या हो गया ब्रैकेट में n2 माइनस के n1 हो जाएगी नहीं, n2 माइनस के n1। क्योंकि यहाँ पर देखिए h इसके पास भी है, h इसके पास, तो h को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा n2 बटे क्या बचेगा आपका b माइनस के b, और यहाँ पर क्या बचेगा n1 बटे क्या बचेगा u। तो देखिए क्या होगा n1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे हम। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा बराबर में h बटे माइनस के r और n2 माइनस के n1। तो h से h आप काट सकते हो नहीं। फिर क्या बचेगा आपका n2, तो आप क्या करेंगे अगर हम इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस माइनस का यहाँ करेंगे, तो माइनस से माइनस वही क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएंगे। यानी n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर क्या बचेगा 1 बटे r बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटे r बराबर n2 माइनस n1। या लिख सकते हो आप कि n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। ये बन जाएगा अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि होगा लेंस मेकर का सूत्र।
तो हम अगली डेरिवेशन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। हम बात कर रहे हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी सेकेंड डेरिवेशन होगी जो कि होगी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या जिसे हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल यानी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से आज हम इस वीडियो में तैयार करने वाले हैं। तो समझना है, जैसे हम बताने वाले हैं वैसे आपको नोट करना है। तो मान लीजिए कि माना कोई एक पतला उत्तल लेंस L है, ठीक है। माना एक L क्या होगा, एक पतला उत्तल लेंस है। जैसे डायग्राम बना होता है बस वैसे लिखना है, ज़्यादा भाषा को रटना नहीं है, समझना नहीं है, भूल जाते हो रटते हैं। तो होगा जिसकी मोटाई क्या है, T मोटाई क्या है, तथा इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, C है। प्रकाशिक केंद्र क्या है, C है, जिसकी दो ध्रुव क्या होगा, P1 व P2 है। इसकी वक्रता त्रिज्या है R1 व R2 है, और ये दो पृष्ठ हैं इसके, एक अब जिसका अपवर्तनांक N1 व N2 है। दो पृष्ठों में बटा है जिसके अपवर्तनांक N1 व N2 है। बस इतना ध्यान रखना है। अब क्या होगा, इस लेंस के प्रथम पृष्ठ के मुखअक्ष के एक किसी बिंदु पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर I1 पर प्रतिबिंब बनाती है, जिसकी लेंस से दूरी यानी प्रथम पृष्ठ से दूरी क्या है, V1 है। क्या है, V1 है, और वस्तु की दूरी क्या है, U है। इतना बात समझ में आया, U है। तो इतनी बात समझ में आई। हमने किसकी बात करी, प्रथम पृष्ठ के लिए। तब देखेंगे हम, तो हम लिखते चलेंगे, तब प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र। तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र हम निकाल चुके हैं अभी हाल इससे पहले, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, पढ़ा कि नहीं। तो देखेंगे हमने पहले पृष्ठ के लिए जो आप पर देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी V है, प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए क्या है, V1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे V1 लिख देंगे। और वस्तु की दूरी क्या है, U है, तो वस्तु की दूरी U है। इसके लिए प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है, R1, तो हम इसके लिए R1, और इसे हम मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए देखिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो जो लेंस जो हमने प्रतिबिंब I1 बनाया था वो लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी एक आभासी वस्तु हो जाएगी किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, जिसका प्रतिबिंब इसी के सामने कहाँ पर बनता है, I पर बनता है, जिसकी द्वितीय पृष्ठ से दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। और फिर इसके लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, तो इसमें से T मोटाई घट जाएगी, तो V1 माइनस क्या हो जाएगी, T हो जाएगी, किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए दूरी हो जाएगी। तो इतनी बात समझना है। हम क्या लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि N2। अब देखिए एक बात और समझना है अच्छे तरीके से कि यहाँ पर जो प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, N2 से N1 की ओर इसकी दिशा होगी। तो जहाँ पर हम N1 लिखेंगे उसकी जगह जहाँ पर N1 लिखा होगा वहाँ पर N2 लिखना है अपन के लिए, और जहाँ पर N2 लिखा है वहाँ पर N1 लिखना है। तो N2 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर N1 लिखेंगे, और V1 यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या है इसके लिए, V है, तो हम क्या लिखेंगे, V माइनस N1 की जगह N2, वस्तु की दूरी क्या है, V1 माइनस T, V1 माइनस के T, और N1 माइनस N2 हो जाएगा, और 1/, वक्रता त्रिज्या क्या है इसके लिए, R2 है, तो लिख देंगे। इसे हम समीकरण मानेंगे। तो फिर क्या होंगे, दोनों समीकरणों का योग करने पर, या आप एक चीज़ पहले देख लेंगे इससे, कि पहले एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 2 में बात करें, जो T मोटाई है यानी लेंस बहुत पतला है, तो जो पतले लेंस के छापे से T मोटाई का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, यानी T का मान नगण्य लेने पर तो क्या हो जाएगा, N1/V माइनस N2/V1 हो जाएगा, N1 माइनस N2/R2 हो जाएगा, क्योंकि T मान का नगण्य है।
तो अब क्या करें, दोनों समीकरणों का योग करने पर, दोनों समीकरणों का योग करने पर, दोनों समीकरणों का क्या कर दें हम, योग कर दें। तो योग करने पर क्या होगा, सामने वाले पृष्ठ जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, क्या हो जाएंगे, सामने वाला पृष्ठ इससे और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N2/V1 माइनस N1/U किससे जुड़ जाएगा, N1 माइनस के V माइनस N2/V1 से, बराबर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2 से जुड़ जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे हम यहाँ पर कि हमें एक से प्रश्न देखना, N2V1 क्या है, प्लस का है, N2V1 माइनस का है। तब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, केवल क्या बचा है, माइनस के N1/U बराबर प्लस N1/V बराबर क्या बचा है आपका N2 माइनस के N1/R1 माइनस N प्लस N2 क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ आप समझिए, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहीं पर कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या करें, N2 को थोड़ा हम यहाँ पर आगे लिखें और इसको पीछे लिखें। तो N1 जी हो जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा कॉमन कर लेते हैं कि यहाँ पर N2 माइनस N1 यहाँ पर हम कॉमन ले लें। तो यानी हमने क्या किया, N2 को यहाँ पर आगे मान लिया और इसको पीछे मान लिया, यानी कैसे N2 माइनस N1 होंगे। तो प्लस यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह था वो यहाँ पर इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो क्या किया हमने N2 माइनस N1 को हमने कॉमन ले लिया। अब बचा कि यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा कि नहीं। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर कर लिया क्योंकि N2 को हमने आगे लिखा है, तो N2 माइनस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको पलट लेते हैं हम, N को अगर इसको हम उस साइड लिखें, इसको इस साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा N1/V माइनस N1/U हो जाएगा, यानी N2 माइनस N1 और 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखिए N1 इसके पास है, N1 इसके पास है, तो N1 को कॉमन ले लें, तो 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस के N1 और 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा कि नहीं। अगर हम N2 को इन दोनों के नीचे पहुँचाएं, यानी क्या करें, 1/V माइनस 1/U बराबर N2, ये इसके नीचे भी जाएगा और माइनस N1 के नीचे भी जाएगा और 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा, इतना बचेगा कि नहीं। तो देखिए हम इसको थोड़ा मिटा दें, साफ कर दें, ठीक है, ऐसा साफ कर दें। अब देखिए तो क्या होगा हमारा कि N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि हमारा 1/V माइनस 1/U बराबर क्या बचेगा, N2/N1 माइनस के 1/R1 माइनस 1/R2 बच जाएगा कि नहीं। अगर हम पढ़ा है कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, तो अगर हम लिखें, चूँकि हम लिख दें कि N2/N1 बराबर माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, या इसको हम केवल N लिख दें, तो इसकी जगह हम क्या लिखें, N2/N1 की जगह N लिख दें, तो 1/V माइनस 1/U बराबर N माइनस के 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा कि नहीं। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि इस लेंस में वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, जो बिंदु है वो बिंदु O है, उसको मान लेते हैं हम अनंत पर है, यानी जो U है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। तो क्या होगा, किसी लेंस के उत्तल लेंस में अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर, यानी लेंस की दूसरी ओर कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, यानी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी B बराबर क्या हो जाएगा आपका, F हो जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं F, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, N माइनस के 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अनंत है तो इसके लिए हम क्या बचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या सूत्र निकल कर आ जाएगा कि केवल क्या बचेगा, 1/F बराबर है, अनंत है तो एक मान लेते हैं इसके लिए, तो N माइनस के 1 और 1/R1 माइनस के क्या बचेगा, माइनस के 1/R2 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे किसके लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकल कर आ जाएगा। तो हम चलते हैं अब अगली डेरिवेशन की ओर। जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं वो किसी भी टीचर से पूछ लेना कितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, या 3 अंक में या 5 अंक में जरूर पूछी जाती है पेपर में। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीके से समझते हैं। तो मान लीजिए कि माना दो पतले उत्तल लेंस, क्या करते हैं, पतले उत्तल लेंस जिनको हम नाम दे देते हैं L1 व L2, कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2
L1 व L2 परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं। इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। क्लियर है। फिर क्या करते हैं, लेंस L1 के सामने, यानी जब क्या हो, लेंस L2 अनुपस्थित हो, यानी जब लेंस L2 ना हो तो क्या होगा, लेंस L1 के सामने किसी बिंदु O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस L2 के दूसरी ओर क्या होगा, क्या पर बनता है, I1 पर बनता है, जिसकी लेंस पहले लेंस से दूरी क्या होगी, V1 होगी और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई। क्या लिखना है, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 परस्पर संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। अगर लेंस L2 है नहीं, अनुपस्थित है, तब क्या होगा, लेंस L1 के किसी बिंदु O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है, जिसका दूरी क्या होगी, V1 तथा वस्तु की दूरी क्या होगी, O हो जाएगी। तब लेंस के सूत्र से क्या होगा, तब क्या होगा, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो देखेंगे पहला लेंस है L1, तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, F1 होगी, इसके लिए F1 और इसके लिए F2 हो जाएगी। तो F1 हो जाएगी। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, V1 पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, V1, वस्तु की दूरी क्या है, U है, तो U है, तो इसे हम समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब क्या होगा, अब लेंस L2 उपस्थित हो तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब I1 बना है वो लेंस L2 के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब उसी के सामने कहाँ पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब उसी के सामने कहाँ पर बनता है, I पर बनता है, जिसकी उससे दूरी कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। ठीक है, तब देखेंगे क्या होगा, द्वितीय लेंस के लिए, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम, द्वितीय लेंस के लिए, तो द्वितीय लेंस के क्या हो जाएगा, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। तो हम देखेंगे इसकी फोकस दूरी क्या है, इसकी फोकस दूरी क्या है, F2 है, और हमने देखा कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इसकी V है, और वस्तु की दूरी क्या मान लेते हैं, इसके लिए V1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, V1 लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या होगा, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/u बराबर 1/f1, क्या होगा, 1/f1 और प्लस 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा, सही जोड़ना है, तो अभी हमने किसको नहीं लिखा, इनको ही लिखा, प्लस 1/v माइनस 1/v1 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। इस साइड वाले जुड़ जाएंगे, इस साइड वाले जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, 1/u माइनस प्लस 1/v बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा हम पलट दें, पहले हम पलट लें, तो ये पलटेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का, यानी 1/v किसका है, प्लस का है, उसको बाहर लिख देंगे, और 1/u माइनस का है, 1/f1 प्लस 1/f2 बचा। हम पढ़ चुके 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, लेंस का सूत्र हमने पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, 1/f, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, 1/f, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये निकल आएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निकल कर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है प्रिज्म के लिए, यानी पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं 5 अंक का प्रश्न, एक केवल 5 अंक में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। प्रश्न है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे तरीके से समझना है इसको। तो आइए समझते हैं कि माना कोई प्रिज्म, मान लेते हैं, माना कोई प्रिज्म क्या है, ABC है, माना एक प्रिज्म क्या है, ABC है, जिसका यहाँ पर A क्या है, अपवर्तक कोण मान लेते हैं, क्या है, अपवर्तक कोण है, इसको मान लेते हैं अपवर्तक कोण मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, अपवर्तक कोण है, जबकि उसके 2 पृष्ठ, यानी जिसके 2 अपवर्तक पृष्ठ AB व AC हैं, 2 अपवर्तक पृष्ठ क्या है, AB व AC हैं। जब इस किसी पहले अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई एक श्वेत प्रकाश किरण क्या होगी,
श्वेत प्रकाशकरण, इसको नाम देते हैं हम पी क्यू, आपतित होती है। क्या करें, आपतित किरण से हम प्रकाशकरण मान लेते हैं। श्वेत प्रकाशकरण आपतित होती है। कौन सी किरण है, पी क्यू आपतित होती है। तो हम पढ़ा है कि अगर कोई पृष्ठ, आपतित पृष्ठ पर कोई किरण अगर आपतित होती है तो किसकी ओर झुकती है, वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस पर हम कोई अभिलंब डाल देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हम एम टी। यहाँ पर क्या है, एम टी, वो अभिलंब की ओर झुकती हुई क्यू से आर दिशा में, यानी क्यू आर दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इतना आपको समझ में आया। क्या लिखना है कि माना एक प्रिज्म ए बी सी है, जिसमें ए एक क्या है, अपवर्तक कोण है, जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी व ए सी हैं। जब पहले अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर कोई श्वेत प्रकाशकरण पी क्यू आपतित होती है तो वो अभिलंब किससे, एम टी की ओर झुक जाती है और किससे, क्यू आर दिशा में निकल जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, इसे हम I1 मान लेते हैं। और निकलने वाली किरण यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण क्या कहलाते हैं, R1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करती है, जो किरण QR है वो पृष्ठ AC पर है, अपवर्तक पृष्ठ AC पर क्या करती है, आपतित किरण का काम करती है। और क्या करती है, इस पर खींचा गया अभिलंब डाल देते हैं, कोई नाम देते हैं हम इसे NT नाम देते हैं। तो RS दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत। जब इससे निकलती है तो अभिलंब से दूर हटती हुई RS दिशा में निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, तो इसे निर्गत कहते हैं। तब क्या होगा, ये आपतित किरण माना था इसे QR को, तो इस पर आपतन कोण क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। और अपवर्तन कोण क्या मान लेते हैं, इसके लिए क्या मान लेते हैं, यहाँ पर I2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, I2 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम PQ किरण को क्या करते हैं, PQ किरण को आगे की ओर तथा RS किरण को पीछे की ओर मिलाने पर एक बिंदु D पर बनते हैं, जहां पर इसे हम विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, विचलन कोण, यानी क्या बनता है, आपका डेल्टा बनता है। क्या बोलता है, डेल्टा विचलन कोण। तो अगर हम विचलन कितना कितना हुआ कि डेल्टा 1 और यहाँ पर डेल्टा 2 विचलन हुआ, यानी कुल विचलन कितना हुआ, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 विचलन होता है। यहाँ पर होता है कि नहीं, इतना आपको बस लिखना है भाषा में। ठीक है, तब हम देखेंगे, तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, फिर हम देखेंगे कि प्रथम पृष्ठ के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो प्रथम पृष्ठ के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो हमने पढ़ा है कि किसी भी जो पृष्ठ है तो बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आपका बाह्य कोण क्या है, पहले पृष्ठ के लिए पढ़ रहे हैं, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ से तो प्रथम पृष्ठ देखेंगे तो बाह्य पृष्ठ, इसमें देखेंगे बाह्य पृष्ठ यानी जो I1 होगा इन अंतः कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो I1 है वो बराबर होगा डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर होगा। चूँकि हम इसको कैसे बना लें, हम कि डेल्टा 1 बनानी है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 बराबर क्या करें हम इसको कि I1 और जो R1 को उस साइड पहुँचाएंगे तो माइनस के R1 हो जाएंगे। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, क्या कहेंगे हम, द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो द्वितीय पृष्ठ पर तो यहाँ पर देखेंगे आपका, यहाँ पर अपवर्तक कोण है I2 है, तो यहाँ पर क्या है, I2 है बराबर क्या होगा किसके, डेल्टा 2 प्लस R2 के। तो R2 को हम I2 के पास पहुँचाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस R2। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि दोनों का जो विचलन कोण है यानी डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होता है। तब क्या होगा, इन दोनों समीकरण को यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि डेल्टा 1 की जगह I1 माइनस R1 और इसकी जगह क्या होगा I2 प्लस है प्लस I2 माइनस R2 हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, I1 I को अलग कर लें, R1 R2 को अलग कर लें तो क्या होगा, I1 किसका है, प्लस का है, I2 भी यहाँ पर प्लस का है, तो I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर देखिए कि R1 किसका है, माइनस का है, और R2 किसका है, ये किसका है, प्लस का है। तो क्या करेंगे हम कि जब जी अंदर जाएगा तो R1 माइनस R2 और ये प्लस का है तो इसको क्या कर देंगे माइनस में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लस रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो R1 है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस को माइनस कर देंगे, ऐसे मान लेंगे। तो इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ठीक है,
ए प्लस का हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 नाम देते थे। इतनी बात क्लियर है। अब बस यहाँ तक आपको रखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेल्टा अब ये बहुत ज़रूरत होगा, इसके लिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसको हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो इसकी ओर चलते हैं। जब इसमें देखेंगे कि चतुर्भुज देखना है, चतुर्भुज कौन सा देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि QART चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होगा QART, क्या मान लेते QART से। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 अंश होता है। कितना होता है 360 अंश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला कोण क्या है आपका Q है। तो यहाँ पर जो Q है वो किस पर बन रहा है अभिलंब, और अभिलंब पर बना कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। तो यहाँ पर अभिलंब है तो ये भी 90 अंश का होगा, यहाँ पर अभिलंब है तो ये भी 90 अंश का, यानी क्या होगा कोण Q प्लस फिर क्या होगा कोण A प्लस कोण क्या होगा R प्लस कोण क्या होगा T, कोण क्या होगा T बराबर कितने होंगे 360 अंश। तो हमने देखा है कि कोण Q कितना बताया मैंने कि अभिलंब वाला कोण है तो कितने अंश का 90 अंश, 90 अंश प्लस कोण A प्लस R कितना भी होगा, A भी कितने होगा अंश का होगा 90 अंश, और T कितना होगा T और 360, 90 90 कितने होंगे 180 अंश प्लस कोण A प्लस कोण T बराबर 360 अंश हो जाएंगे। अब 180 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, यानी क्या होगा कोण A प्लस कोण T बराबर 360 माइनस 180 हो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर देखेंगे तो 360 में से 180 जाएंगे तो 180 बचेंगे, यानी क्या बचेगा आपका कोण A प्लस कोण T बराबर 180 अंश। हम क्या करें इस A को 180 के पास पहुँचा दें, यानी कोण T बराबर क्या होगा 180 माइनस क्या होगा कोण A हो जाएगा, और इसे हम समीकरण कोई 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे चतुर्भुज देखेंगे, चतुर्भुज के बाद त्रिभुज। अच्छे से याद रखना है, पहले हमने बना लिया, हमने डेल्टा का मान कंप्लीट किया, अब हम पहले चतुर्भुज, अब क्या करेंगे त्रिभुज देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी QRT से, क्या देंगे चतुर्भुज त्रिभुज, त्रिभुज देखेंगे त्रिभुज क्या होगा QRT से। तो ठीक है, फिर आप देखिए त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज क्या होगा आपका त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज हमने क्या किया QRT, तो Q का कोण कितना है R1, Q1 ऐसे आप लिखना चाहो तो कैसे लिख दोगे कि Q प्लस कोण R प्लस कोण T बराबर 180 अंश। तो Q कितना है R1, R कितना है R2, तो क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पर कोण T क्या है, कोण T है बराबर कितना है 180 अंश। अगर हम क्या करें कि कोण T बराबर क्या कर दें R1 प्लस R2 को उस तरफ पहुंचा दें, यानी 180 माइनस क्या हो जाएंगे R1 प्लस R2 हो जाएंगे। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि देख चुके हैं कोण T बराबर क्या होता है समीकरण 4 से, तो क्या होता है 180 माइनस क्या होगा कोण A होता है। तो समीकरण किससे लिखें, समीकरण 4 से, तो क्या हो जाएगा आपका, तो कोण T की क्या जगह क्या लिखें हम 180 माइनस कोण A बराबर क्या लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका क्या बचा कोण A बराबर क्या बचा आपका कि माइनस क्या होगा कोण A बराबर R1 प्लस R2 बचा, क्या बचा कोण A बराबर R1 प्लस R2 बचा आपका। ठीक है, तो कोण A क्या आता हमारा अपवर्तक कोण, जैसे हम A से लिख रहे थे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर A नहीं लिखा, तो क्या करते हैं इसे A लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका A, तो A बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा नहीं। चूँकि अगर हम मान लें कि R1 बराबर क्या होगा R1 बराबर और R2 बराबर क्या मान लें R, और I1 बराबर I2 बराबर क्या माने हम I मान लें, क्या मान लें, तो अगर मान लें कि I1 बराबर R2 बराबर R और I1 बराबर I2 बराबर I मान लें, ठीक है, तब क्या होगा, तो इसमें हम लिखेंगे तो A बराबर क्या होगा I1 I2 की जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह भी R और इसकी जगह भी R, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 2R।
तो a बराबर क्या हो जाएगा 2r, और हम क्या निकालें, अगर हम r बराबर निकालें तो r बराबर हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम समीकरण कोई नाम देते हैं, यहाँ पर 4 माना तो इसे हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम थोड़ा साफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब देखते हैं, ऐसा ही हम देखेंगे समीकरण 3 से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि समीकरण 3 में देखेंगे, हमने हाईलाइट करा था i1 + i2 बराबर क्या माना हमने, कि इसके क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं सब। तो i1 i2 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, i कितना हो जाएगा 2i। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डेल्टा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i माइनस r1 r2। तो हमने क्या पढ़ा, r1 + r2, तो यहाँ पर पढ़ा था r1 + r2 बराबर क्या था, a मान लेते हैं। इसे हम कोई समीकरण यहाँ पर नाम दे देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इसको 5, इसको मान लेते हैं 6। तो देखिए यहाँ पर पढ़ा था हमने r1 + r2 बराबर क्या पढ़ा था, a, तो r1 + r2 बराबर मान लेते हैं हम इसे a, तो a मान लेते हैं। ठीक है, a मान लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, a को इस तरफ पहुँचाते थे, यानी 2i बराबर डेल्टा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, या हो जाएगा प्लस a। तो यहाँ पर i बराबर क्या होगा, डेल्टा + a/2 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पर एक और चीज़ मान लेते हैं कि डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर क्या मानते हैं, डेल्टा m मान लेते हैं, इसे हम डेल्टा m लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, डेल्टा m मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम हाईलाइट कर दें, इसको मानते हैं समीकरण 7 मान लेते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम का पढ़ा हमने। स्नेल का नियम क्या पढ़ा कि sin r बराबर n, क्या पढ़ा, sin i बटे n, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो हम लिखेंगे समीकरण किससे, 6 और 7 के मान हम यहाँ पर रख देते हैं स्नेल के नियम में। तो क्या होगा, sin i की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या होगा n, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें रखते हैं हम, तो n1 - 2 बराबर क्या होगा, sin i की जगह sin i की जगह क्या लिखना है हमने, डेल्टा m + a/2, और इसके बटे में क्या हो जाएगा कि sin r की जगह क्या लिखना है हमें, a/2, sin a/2, यानी a निकल कर आ जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, ए निकल कर आ जाएगा। तो अगर समझ में आया हो, पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।